नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चौथे चरण का मतदान हो गया और आप लोग कह रहे होंगे कि कोई एनालिसिस नहीं दिया मैंने चौथे चरण पे। मैंने आपको बताया नहीं कि चौथे चरण में क्या हो गया, कितने पिछड़ गए। ये सब काम पहले से ही सारे सेफोलॉजिस्ट कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जैसे लोग लगातार इस पर असेसमेंट दे रहे हैं। अगर मैं भी वही असेसमेंट दूं तो फिर आप कहेंगे कि आपके चैनल पे तो हमेशा नया मिलता है, इस बार कुछ आप तो वही की वही दोहरा रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आई, एक फिल्मी गाना याद आया। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। तो आज पूरे दिन से चेहरा भी आप पढ़ रहे हैं मोदी जी का, रो रहे हैं। और सुन लेते पहले ये बयान, लेकिन मैं बातचीत मोदी जी के चेहरे पे नहीं करने वाला हूँ। सुन लीजिए। कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, देखिए इसको क्या कहूंगा मैं। अब मोदी जी का ये बयान पूरे दिन आज सोशल मीडिया पे छाया रहा और ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे, भैया माँ से पैदा नहीं हुए तो कहाँ से हुए, या फिर कुछ और तरह तरह से। और कुछ लोग याद दिला रहे थे राहुल गांधी के एक पुराने बयान की। वो बयान जिसमें 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने कहा, देखना अब ये एक ही कसर बाकी है, मोदी जी रोने ना लग जाएं। ये भी सुन लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। अब आप समझिए कि राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, चेहरा पढ़िए चेहरा। लोग मोदी जी का चेहरा पढ़ रहे हैं जिसमें मोदी जी निराश हैं, मोदी जी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, या मोदी जी रो रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार अजीब तरीके से खड़े हुए हैं। इस तरह के सारे विपक्ष के चेहरे लोग पढ़ रहे हैं। कहीं पे जीत का उल्लास और आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चेहरा है राहुल गांधी का, जो इस चुनाव के शुरू होने से पहले एक ऐसा आदमी था जो बगैर एनर्जी के अपनी बातें कहता था, समझदार था, पढ़ा लिखा था, अच्छी बातें करता था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जोश नहीं था। आज वो जोश और कॉन्फिडेंस आ चुका है। मैं आपको राहुल गांधी का ताज़ा बयान सुनवाऊंगा, लेकिन उस बयान में जोश है, एनर्जी है, सब कुछ है। लेकिन छोड़िए, पहले आप ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने एनालिसिस पे आता हूँ। आज आप इन चेहरों से समझेंगे और उसके बाद मैं जो बताऊंगा उससे समझेंगे कि कितना आसान है इस चुनाव के परिणामों को समझ लेना। पहले राहुल गांधी का भाषण सुन लेते, थोड़ा लंबा सा है लेकिन सुन लीजिए। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको। मगर
अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। अब इस भाषण में अगर आपने राहुल गांधी के जोश, तेवर, अंदाज देख लिया, और आजकल राहुल गांधी मोदी जी कहना छोड़ के सीधे मोदी पे आ गए। कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी की हर अदा में दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव के हर अंदाज में दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के जोश में दिखाई दे रहा है। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? मैंने आपको करीब 2-2.5 महीने पहले बता दिया था कि 250 सीटों से ऊपर नहीं आने वाली हैं। बड़ा तमाम सारे गणित वणित करने के बाद अब सब लोग उसी संख्या पे आ गए, 200 से 250 के बीच में। चाहता तो मैं कम करना भी हूँ, लेकिन मैं अभी फिर भी सोच रहा हूँ कि एक ही बात पे रहा जाए। ये नंबर आता कहाँ से है? मैंने आपको बताया था कि मोदी जी का झोला भरा हुआ है। उनके पास जितने भी झोले हैं, जहाँ जितने झोले उनके पास कुल हैं, वो सारे झोले उनके भरे हुए हैं। जो वो जितने भी राज्य हैं, हरियाणा है, अब तो सब लोग इस बात को दोहरा चुके हैं। हम आपको सबसे पहले ही बता चुके थे कि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, जितने भी राज्य हैं, इवन बिहार है, सबके झोले मोदी जी के भरे हुए हैं। और जो बाकी छोटे मोटे राज्य थे जिनमें 100 में से 100% सीटें नहीं थी मोदी जी के पास, उनको भी जेबों में इन्होंने भरा हुआ था। इनके पास अब आगे कुछ भी भरने की कोई गुंजाइश थी नहीं, और जो गुंजाइश थी वो यही थी कि इतने लबालब भरे हुए झोलों में से कुछ निकल जाए, बात टपक जाए। वही एक अंदाज़ा था कितना टपकेगा। मध्य प्रदेश में बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश के लोग बताते हैं 3-4 सीटें तो चली जाएंगी। राजस्थान के अमित शाह 3 सीटों के लिए खुद बोल चुके हैं, बाकी लोग अलग असेसमेंट दे रहे हैं। तो एक सीधे सीधे वोट सब जगह से कम हो रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई लोग कम होगा वोट। कैसे कह रहे हो आप वोट कम होगा? मैं आपको एक बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। किसी भी जगह पे जब आप मतदान के लिए जाते हैं, भाई 5 वोट हैं मोदी जी के पास, 3 वोट हैं कांग्रेस के पास, 3 वोट हैं किसी और पार्टी के पास। तो ये जो और पार्टी के पास 6 वोट हैं, ये वोट अब इंडिया गठबंधन के कारण 1 हो गए हैं। तो आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, कोई विचारधारा जरूरी थोड़ी आदमी की मिलती हो। कई लोग सोचते होंगे कि अच्छा, कांग्रेस को देने से अच्छा है कि अगर केजरीवाल जी ने गठबंधन कर लिया है कांग्रेस से तो मैं बीजेपी को दे आता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, ये 2 पॉजिटिव नहीं होते हैं। ये 2 वोट प्रो राहुल गांधी या प्रो केजरीवाल नहीं है। ये वोट अखिलेश यादव के प्रो वोट नहीं है कि अखिलेश को जिताना है तो हम अखिलेश को वोट दे रहे हैं ना। जब मोदी जैसा आदमी खड़ा होता है और एक अलग तरह का डिवाइड आता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी 2 हिस्सों में बंटती है। एक तो वो आदमी जो मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है,
एक वो आदमी जो मोदी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता। तो जो लोग मोदी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, उन लोगों को इन पार्टियों ने आपस में बांट लिया था। जो जितना लूट ले जाए, किसी ने कितने वोट ले लिए, किसी ने कितने वोट ले लिए, किसी ने कितने वोट ले लिए। अब ये हुआ कि भाई हम सब लोग मिलके जो है वो ये पतंग नहीं खरीद पा रहे, तो मिला के पैसे से खरीद लेते हैं। तो ये सारे लोग एक इकट्ठे जब हो गए हैं, तो इनके वोट और इनका जो मतदाता है, और ख़ास तौर पे वो व्यक्ति जो इनका मतदाता होने से ज़्यादा मोदी जी को हटाना चाहता है, वो सब एक साथ एक दिशा में एक कैंडिडेट को वोट डालेंगे। जैसे जिस शहर में मैं रहता हूँ, गाज़ियाबाद में, वहाँ पर अगर वोट देना है किसी को, तो अब हमको एकदम क्लियर कट पता था कि जिस आदमी को बीजेपी को हराना है, वो आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देगा। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का भी एक कैंडिडेट था और कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट था। मुझसे आके लोगों ने पूछा कि साहब एक बात बताइए, मैं मोदी को हराना चाहता हूँ, इन दोनों में से जीत कौन रहा है, मैं किसको वोट दे दूँ? तो मैंने कहा मैं तो दोनों ही कैंडिडेट के नाम तक नहीं जानता हूँ, किसको वोट दोगे आप? लेकिन इस बार नाम आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपको पता है ये आदमी इंडिया गठबंधन का है, एक ही आदमी है, इसको हम वोट दे देंगे। तो जो वोट मोदी को हटाने के लिए, मोदी को सबक सिखाने के लिए, मोदी की नीतियों के खिलाफ था, जो महंगाई से परेशान था, बेरोजगारी से परेशान था, उसको अब वन सिंगल विंडो सिस्टम मिल गया, वन स्टॉप शॉप। भैया यहाँ चले जाओ, सब मिल जाएगा। मोदी को अगर बाहर करना है तो वो एक ही आदमी है जिसको हमको वोट देना है, कन्फ्यूजन है ही नहीं, इधर जाऊँ मैं, उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो ये जो चीज़ है, ये एंटी मोदी सेंटीमेंट को कंसोलिडेट कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, चेहरे से क्या दिखाई दे रहा है, वो आप देखिए कि पीएम मोदी जैसे लोग अपनी पॉलिसीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कोई एक ठहराव दिखाई नहीं देता है। हर चौथे दिन वो अलग बात करने लगते हैं। वो अगली वाली गली में जाते हैं तो बनियान बेचने लगते हैं, उसकी अगली गली में जाते हैं तो सैंडो बनियान बेचने लगते हैं, उसकी अगली में जाते हैं तो सब्जी बेचने लगते हैं, उसकी अगली में जाते हैं तो झाड़ू बेचने लगते हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि एक फिक्स परसेप्शन मोदी जी का बन नहीं पाया है। अब याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदू मुसलमान के को लेकर, कोई कसर। ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ बोल दिया जो कोई बोल सकता है। अब क्या हुआ है, अब मोदी जी पलट गए हैं। अब मोदी जी उसका उल्टा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मुझे सार्वजनिक में जीवन में रहने का अधिकार ही नहीं है। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके अब आप जब इस तरह से 360 डिग्री पलटी मारोगे, पलटूराम तो नीतीश कुमार को कहते हैं, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है। मैं आप पे भरोसा करूं या नहीं करूं? आप हिंदूवादी हो, हिंदुत्ववादी हो, कट्टरपंथी हो या मुसलमान से प्रेम करने वाले हो। पहले तो आप ये बोलते हो कि जो ये उन लोगों को दे देंगे जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं, और बाद में कहते हो कि हमारा तो मुसलमानों से बहुत प्यार है, हमारे घर में ईद बनती थी। तो एक बार तय कर लीजिए ना, क्योंकि दोनों तरह का जो वोटर है वो कंफ्यूज हो रहा है।
उसको लग रहा है ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं है यार, ये इसके ऊपर हम भरोसा करेंगे ये कल के दिन कुछ क्या कर देगा पता नहीं। और सबसे खराब जो चीज़ बनी है मोदी जी के बारे में वो ये बनी है इन सालों में कि मोदी जी की कोई नीति नहीं है, कोई दिशा नहीं है। एकमात्र नीति और एकमात्र दिशा है कि सत्ता में बने रहना और चुनाव जीतते रहना। उसके लिए वो किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार है। सत्ता में बने रहने के लिए आडवाणी जी को बाहर, मुरली मनोहर जोशी जी को बाहर, सबको बाहर, लोगों को जेल में डाल, लोगों का दल बदल करा, लोगों को खरीद लेना, क्या क्या नहीं किया सत्ता में बने रहने के लिए। जो आदमी चुनौती दे सकते, देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो योजना थी या केजरीवाल की जो योजना थी उसी को शिवराज सिंह चौहान ने उठाया। लाडली बहन योजना जो थी उस योजना को के ऊपर आज देश का चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसको कहते हैं कि बेनिफिशियल वाली स्कीम जो होती है, लाभार्थी, पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, सबके पास एजेंडे हैं। सबसे पहले केजरीवाल ने मुफ्त बिजली से शुरू किया था। तो आज वो जो लाभार्थी योजना है जिसमें लाडली बहन योजना थी, जिस आदमी ने बनाया, जिसने इतना बड़ा पॉलिटिकल आइडिया दिया या उसे इंस्पायर किया उसने आम आदमी पार्टी से, उस आदमी को आपने घर बिठा दिया। तो एक परसेप्शन बन रहा है कि सत्ता के लिए ये अपनों के अपने नहीं हैं, किसी के सगे नहीं हैं, किसी को भी तोड़ के पार्टी में ले आते हैं, उसको ढक्कन कर देते हैं, किसी को भी जेल में डाल देते हैं। तो ये जो परसेप्शन है इससे ऐसा लगता है कि ये देश पे कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी कुछ करें कब्जा कर लेंगे। तो ये जो संदेश जा रहा है ना, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये मोदी जी की जो बदलती अदाएं हैं बार बार, वो संदेश को पुख्ता कर रही हैं। ऊपर से अरविंद केजरीवाल की जब वापसी होती है इलेक्शन में, तो वापसी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा कीला ठोका है, वो कीला ठोका है कि भैया आप ये बताइए, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि आपकी पार्टी में तो रूल है, अगले साल आप रिटायर हो जाओगे, 75 साल का होके टाटा गुड बाय। फिर कौन बनेगा? अगले दिन तस्वीर आ जाती है कि काशी विश्वनाथ में पूजा कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी पीछे बैठे हुए हैं, उनको आसपास भी नहीं फटकने दिया, दूर बैठे हुए। और कई चैनलों ने तो योगी जी का चेहरा ही ब्लर कर दिया, ऐसा ट्विटर पे देख रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसी हालत है तो वो यूपी में वो जो राजपूत लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, जो योगी जी को अपनी जाति का मानते हैं और योगी जी भी उनको एहसास कराते रहते हैं कि वो उनकी जाति के हैं, वो क्यों वोट देंगे? और वो सब लोग वोट क्यों देंगे जिनको ये पता है कि इस चुनाव के बाद योगी जी की छुट्टी हो सकती है? क्योंकि मैं बहुत पहले बोल चुका था, अब केजरीवाल ने अब दोहराना शुरू किया है। क्योंकि योगी जी की छुट्टी की कोशिश उस दिन से हो रही है जिस दिन से योगी जी आए हैं। योगी जी को उसी तरह से खट्टर साहब की तरह से एक शेडो चीफ मिनिस्टर बना के रखने की कोशिश हुई थी। दिल्ली से हुक्म जाएगा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे फिक्स जो मोदी जी के नज़दीकी थे, वो दिल्ली से आदेश करते थे सीधे यूपी की ब्यूरोक्रेसी को, और वो अपना एग्जीक्यूट करती थी। यहाँ तक कि जो घोषणाएं करके योगी जी सत्ता में आए थे, जैसे कि संपत्ति की घोषणा कराई जाएगी अधिकारियों की, नहीं हुई, बगावत हो गई खुली, कुछ नहीं कर पाई होगी। तो वो सारी चीज़ें जो थी ना, उसके कारण उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, शर्मा जी को रिटायर करा के भेजा, वो सब आपको पता है। तो योगी जी को हर बात, तो अब क्या हो रहा है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है यार कि ये लोग सत्ता के भूखे इतने हैं कि अमित शाह ने तुरंत ही कह दिया कि ये तो वो नियम ख़त्म, मोदी जी तो बनेंगे। यार 75 साल में रिटायर होने वाला नियम बनाया आपने और अब आप ख़त्म भी कर दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी को सत्ता में रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश गया भाड़ में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अडानी साहब के लिए, यहाँ ठेके दिला, वहाँ ठेके दिला, बहुत सारी चीज़ें एकदम जनता के सामने रखी हुई हैं कि क्या हो रहा है। एक आदमी येन केन प्रकारेण उल्टा सीधा करके, लाश शर्म छोड़ के, आंसू बहा के, छाती ठोक के, हिंसा और क्रूरता के आरोपों को सहने के बावजूद, कितने हिंसक और क्रूरता के आरोप बड़े बड़े आए हैं गुजरात से, हम सब जानते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को इसलिए बैन कर दिया गया। उन सबके होते हुए एक आदमी बस सत्ता चाहता है, और जब वो सत्ता पा लेता है तो ऑस्ट्रेलिया में जाके एडवोकेसी करता है, वो बांग्लादेश में जाके हाथ फैलाता है, श्रीलंका वाले पे दबाव बनाता है अपने एक दोस्त के लिए। इतना बड़ा हिंडनबर्ग खुलासा हो गया, मोदी जी ने कोई भी जांच नहीं कराई। जो सेबी अपने रूटीन में करती है वो जांच हुई,
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उसने जांच की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुस्तैदी नहीं दिखी। और हालत ये है कि वही मोदी जी आज मजबूर हैं अडानी अंबानी का नाम लेने के लिए, टेम्पो लेने के लिए, और उसके बाद में राहुल गांधी अडानी अंबानी पे हमले और तेज़ कर दे रहे हैं। और मोदी जी अब खुद ही छटपटा रहे हैं कि इन्होंने कहाँ ये पंगा ले लिया। अच्छा भला अडानी अंबानी को लेकर जितना बोलना था उतना ही बोल रहे थे, अब इन्होंने रोज़ रोज़ बोलना शुरू कर दिया। अब वो रोज़ रोज़ बोल रहे हैं तो फिर मोदी जी के सर पे आ रहा है। तो कुल मिला के एक जो परसेप्शन बना है एक ऐसे चलते फिरते चलते पुरजे आदमी का, जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जेल में डाल सकता है। अब इसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाले समय में हो भी सकता है भाई किसी की भी हत्या करा दे ऐसा आदमी, किसी को भी जेल में डाल सकता है, किसी को भी खरीद सकता है, किसी को डरा के एक्सटॉर्शन कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आपने देखा कि भैया डराया धमकाया, मुकदमा किया, अगले दिन पैसा आया पार्टी फंड में, बंदा फ्री। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे केजरीवाल का केस है, तो इतनी खराब छवि बन गई है। एक विलेन वाली जो छवि होती है, शाकाल साहब होते थे कि शान फिल्म में याद कीजिए, और भी बहुत सारे, मतलब जिसको अपना अब सिर्फ अपना राजपाट चाहिए, तो वो जो छवि है उस छवि ने भी डेंट किया। तो ये चीज़ें सारी ना दीवार पे लिखी, इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें साफ़ है, राहुल गांधी का कैरेक्टर साफ़ है, क्लियर कट है। सबसे बड़ी बात है एक पार्टी है, पार्टी की गारंटियां हैं, हर नेता वो ही इंडिया गठबंधन की गारंटियों का जिक्र करता है, इसके अलावा ना दाएं बोलता है ना बाएं बोलता है, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। तो उनकी एक नीति लोगों के बीच में पहुंच रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो जो नीति है वो जबकि सभी लोग एक बात बोल रहे हैं और बार बार एक बात बोल रहे हैं, तो लोगों के एक एक आदमी तक वो अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हैं। मोदी जी हिंदू मुसलमान पहुंचाना चाहते हैं, दोबारा नहीं बोलते हैं। टेम्पो में नोट बोलना चाहते हैं, दोबारा नहीं बोलते। वो कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और बोलने लगते हैं। कभी वो गंगा मैया ने बुलाया, कभी वो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे माँ ने पैदा किया ज़रूर होगा, कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने बोली है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें दीवार पे साफ लिखी हैं, और ये जो साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है ये बता रहे हैं कि भैया अब वो जो शुरू में हम अनुमान लगा रहे थे कि 25-50 सीटों का नुकसान होगा, ये नुकसान बड़ा हो सकता है। और उसकी वजह ये है कि एनडीए गठबंधन की पार्टियां और कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि एक विज़न नहीं है आपके पास में, एक नीति नहीं है। चुनाव में आप क्या कह के वोट मांगना चाहते हो पता नहीं है, कहीं पे भी जाके कुछ भी किसी भी मीटिंग में बोलने लगना, फिर उसमें अजीब अजीब बातें करने लगना, कभी वो जिले की राजधानी, कभी बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर जाना मैं नहीं जाऊँगा। तो एक तरफ एक फोकस्ड वेल डिफाइंड कैंपेन है, साथ में उस कैंपेन की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा आदमी है जो बोलता है वो 5 साल में बदल देता है। पहले कहता है मैं नौकरियां दूंगा, फिर वो कुछ और बोलने लगता है। पहले बोलता है काला धन लाऊंगा, फिर कुछ और बोलने लगता है। उसके पास वादों की लंबी फेरिस्त है जो पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको देख के लगता है कि ये शातिर नहीं है, तेज़ तर्रार नहीं है, ये धोखेबाज नहीं है, दगा नहीं देंगे, ये चलते पुर्जे नहीं हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है। और वो लोग भी एकदम सरलता के साथ जो उनका एक एजेंडा है वो दोहराए जा रहे हैं। तो जब कोई आदमी, कोई पार्टी एक ही बात को बार बार हर मुंह से दोहराती है, तो आपको ये भी लगता है कि यार अगर ये कह रहा है ना 1 लाख रुपए देगा, तो ये दे देगा, क्योंकि हर आदमी वही बात कह रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह के निकल गए फिर अगले राउंड में कुछ और बोलने लगे। तो ये जो एक फैक्टर है ये काफ़ी मायने रख रहा है, और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ने वाला इस बार फैक्टर है नहीं, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि को खुद ही गिरा लिया। अब मोदी जी के नाम पे मैं आपको दोहरा चुका हूँ, कर्नाटक चुनाव के बाद मैंने बोला था कि कर्नाटक में साबित हो गया कि मोदी जी को पहले गाली अगर कोई देता था तो वो पार्टी हार जाती थी। और कर्नाटक में मोदी जी ने खुद कहा कि मुझे 92 गालियाँ दी हैं, मुझे इतनी गालियाँ दी हैं, और जैसे ही वो कहते हैं कि मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ जाते हैं, क्योंकि मोदी जी को लेकर एक नफरत कोशेंट भी धीरे धीरे पैदा होता जा रहा है। और ये सब चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी के साथ जब मिल जाती हैं तो आपको 200 के नीचे ले ही आती हैं। लेकिन मैं 250 पे ही टिका रहूँगा। मन कह रहा है, हिसाब कह रहा है, गणित कह रहा है, सब कुछ कह रहा है कि नीचे जाने वाले, फिर भी मैं 250 पे टिका रहूँगा। क्या पता क्या पलट जाए, क्या बदल जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही चुनाव में। अब वो रंगीला जो है, जो मोदी जी की नकल उतारता है, उसको पर्चा ही नहीं भरने दे रहे थे। आज उसका फाइनली किसी तरह से पर्चा
श्याम रंगीला का भरा गया है। तो ये सिचुएशन है और चौथे चरण के बाद असेसमेंट मैंने नहीं दिया था। अब मैं आपको सारी चीज़ साफ़ कर रहा हूँ कि अब पार्टी कौन सी जीतेगी ये जानने के लिए आपको कोई आंकड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रिंसिपल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइकोलॉजी का सिद्धांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे साइकोलॉजी पढ़िए, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बता रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी कॉन्फिडेंट हो गए? हवा में है? नहीं, कान में आके नहीं बताता कोई आके हरिराम नाई कि जेल में सुरंग है ना। मोदी जी के पास भी, राहुल गांधी के पास भी एक एक्चुअल ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट होती है। डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। फलां तहसील में आप चुनाव लड़ रहे हो, फलां आदमी के साथ 50 आदमी हैं, जाओ उसको मनाओ। ये कैंडिडेट को निर्देश जाते हैं। कैंडिडेट को ये निर्देश जाते हैं कि भाई आप फलां जगह से मुरैना से लड़ रहे हो, लेकिन अंबा में फलां नेता है, वो नाराज बैठा हुआ है, जाइए उसको मनाइए। फलां आदमी पैसे लेके वोट डलवा देगा, वो झुग्गी बस्ती का इंचार्ज है, उसके पास चले जाओ। ये इतनी तैयारी केंद्र के लेवल पे होती है। उनके पास डेली वहाँ से फीडबैक आता है, अब क्या हवा हुई, अब क्या चीज़ हो गई, अब क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, किसने गलती, अच्छा इसने गलती की माफ़ी मंगवाओ। इस तरह से कैंपेन मैनेज होता है। और सारा फीडबैक जो आता है यहाँ पे, मजाक थोड़ी चुनाव जीतना, वो सारा फीडबैक आता है। उसके बेसिस पे बीजेपी वाले भी असेस करते हैं, कांग्रेस भी असेस करती है। कांग्रेस कंसिस्टेंट इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि उसका ये कार्ड चल रहा है। बीजेपी इनकंसिस्टेंट इसलिए कि उसको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। वो जो भी दांव चलती है, राहुल गांधी के विरोध का चलती है, वो चित हो जाता है। हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, विकास की बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों के चेहरे पे पढ़ सकते हैं। आप मोदी जी के चेहरे पे पढ़ सकते हैं। आप सोचिए, मध्य प्रदेश का चुनाव शुरू हुआ था, एक एक को मैं जेल में डालूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में बैठूंगा, मोदी की गारंटी है। इतना अहंकार था और आज मोदी जी रो के दिखा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेता लोग बहुत एक्टिंग करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ रो के दिखा रहे हैं। अदरवाइज आंसुओं को सबके सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो बार बार इसी तरह का काम करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, मेंबरशिप नहीं लिया तो मेंबरशिप ले लें भाई। मेंबरशिप ले लेंगे तो कुछ पैसा आता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।